कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई हार्ट अटैक से, सडन डेथ थी। 800 रुपये सैलरी थी, 800 हमारे लिए काफ़ी थी, हम उसमें बड़े खुश थे। मुझे हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक के बाद मुझे लगा कि जैसे ना अब ख़त्म हो गया सब कुछ। तो देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्किंग। ये जो होता है ना कि ओवर द नाइट आप अमीर आदमी बन जाएँ, ये कभी कभी होता है, किसी किसी के साथ होता है, हर एक के लिए नहीं है। हम सारी ज़िंदगी ना उन जगहों पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं होते हमारे लिए, या जिन पे हम काम करना नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट मियां नवीद ज़ीरो टू हीरो यूट्यूब चैनल से आज एक बहुत ही ज़बरदस्त रियल ज़ीरो टू हीरो स्टोरी लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम मौजूद हैं A4 कम्युनिकेशन के ऑनर हाफिज़ अब्दुर्रहमान के पास। इनकी स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी स्ट्रगल से भरी हुई है। लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। इस स्टोरी का पर्पस लोगों को मोटिवेट करना, और इनका एक बहुत ज़बरदस्त कोटेशन है जो ये कहते हैं, वो इन्हीं की ज़ुबानें सुनेंगे। और इनकी जो प्रॉपर जो सफ़र इन्होंने तय किया, कैसे कैसे तय किया। 800 रुपये की पहली सैलरी थी इनकी, और अब माशाल्लाह इनकी अपनी कंपनी है, काफ़ी सारी एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास। तो किस तरह से काम कर रहे हैं, चलते हैं हाफिज़ साहब से खुद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे ठीक ठाक हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप साहब। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मुझे बताइएगा सर जी, माशाल्लाह बड़ी लाइफ आपकी मतलब एक स्ट्रगलिंग फेज से भरी पड़ी है। शुरू बताइएगा कि शुरू जो पहली जॉब थी या पहली अर्निंग थी वो कितनी थी और कब शुरू की आपने? अब सब पहली अर्निंग जो है 8वीं के पेपर से फ्री हुए थे हम लोग। हमने एक जूस बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया था। वहाँ चिप्स भी पैक होती थी, जूस भी बनता था, वो काम किया हमने। उसके बाद जो है हमसे बरात में ये मैं और मेरा भाई, हम दोनों इकट्ठे जो है ना इस सारी स्ट्रगल में हम साथ रहे हैं हमेशा। उसके बाद मैट्रिक के उसमें आपकी सैलरी कितनी थी? 800 रुपया जो आपने बताया, वो मेरी 800 रुपया सैलरी थी। 800 हमारे लिए काफ़ी थी। कि ना 300 रुपया हम जेब में रखते थे और 500 रुपया घर देते थे, हम उसमें बड़े खुश थे। उस वक्त 300 रुपये बड़ी अमाउंट होती थी। उसके बाद जो है फिर मैट्रिक आ गया। मैट्रिक में जो है दोबारा स्टडीज़ में लग गए। मैट्रिक के बाद नीला गुंबद हमारी एक मार्केट है लाहौर में साइकिल्स की, जी। वहाँ पे एज अ सेल्समैन काम किया। और जिस दौरान मैट्रिक का रिज़ल्ट आना था, 2-3 महीने वहाँ काम किया। उसके बाद जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया तो वो पॉसिबल नहीं था उसको जारी रखना। अच्छे मार्क्स से खैर मैंने आगे दाखिला लिया कॉलेज में। और कॉलेज में दाखिला लेने के बाद जो फ़ीस तो पेरेंट्स से पे करती थी, कॉलेज के अपने बड़े लवाजमात होते हैं, दोस्तों के साथ उठना बैठना, आपके असाइनमेंट्स, नोट्स वगैरह, बुक्स, पेन वगैरह। मैं हर चीज़ के लिए पेरेंट्स को तंग नहीं करना चाह रहा था। तो मैंने उस वक्त अखबार, सुबह उठते ना अखबार फेंकता था लोगों के घरों में। नमाज के बाद सुबह जाता, अखबार उठाता और अखबार आगे वो रख के, और मेरे पास गार्डन टाउन का एरिया होता था, मैं सारे गार्डन टाउन में अखबार दिया करता था। तो 1 साल तक मैंने वो अखबार का भी काम किया। इंटरमीडिएट क्लियर हुआ। उसके बाद ये सर जो अखबार की डिलीवरी थी साइकिल पे थी कि मोटरसाइकिल पे थी? नहीं, साइकिल पे थी। बाइक नहीं थी मेरे पास उस वक्त ना। साइकिल होती थी, वो चाइना की साइकिल होती थी जिसका वो लाइट भी जलती थी आगे। उस पर मैं रख के और आगे कपड़ा डाल देता था। और जब कॉलेज में साइकिल पे नहीं जाता था, कॉलेज में बस पे जाता था या कोई फ्रेंड्स वगैरह के साथ बाइक वगैरह पे जाता था। तो ये जो है क्या नाम उसका 1 साल तक मैंने तकरीबन ये काम किया। मेरा मकसद यही होता था कि मैं बोझ ना बनूँ अपने पेरेंट्स के ऊपर। फिर भी उनकी जो एफ़र्ट्स थी, जो उनकी कुर्बानियाँ, मैं वो डेफिनेटली उनका कभी उनको जो है ना पे नहीं कर सकूँगा। लेकिन बहरहाल मैंने अपनी ये कोशिश की कि मैं मज़ीद को बोझ ना बनूँ। फ़ीसिस तो डेफिनेटली वही पे करते थे। फिर मैंने बीकॉम किया। बीकॉम करने के बाद ये हुआ कि मुझे होम ट्यूशन्स मिलना शुरू हो गई। मैं होम ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू कर दी। और उस दौर में जो है तकरीबन मेरे ख़्याल में कि 18 से 20 हज़ार पर मंथ में होम ट्यूशन से कमाता था। वेरी गुड। और मैंने बीकॉम में अपने जो है ना एक्सपेंसेस खुद बियर करता था सारे। फिर बीकॉम के बाद जो एक मेरी लाइफ में एक बड़ा मज़े का आया कि बीकॉम के बाद स्टडी सोचा कि ख़त्म हो जाएगी। अब मैंने एक क्लिनिक में जॉब कर ली एज अ डिस्पेंसर। वहाँ मुझे 1200 रुपया तनख्वाह मिलती थी। उसके अलावा मैं पढ़ाता था, पढ़ाने वाला काम मेरा वो चल रहा था उसी तरह। तो वहाँ पे मेरे एक बड़े मोहतरम उस्ताद थे, वो मुझे मेडिसिन लेने आते थे। मुझे कहते यार तो आगे क्यों नहीं पढ़ता। मुझे एक दफ़ा उन्होंने देखा कि मैं ना कुछ लिख रहा हूँ, मेरी ख़ताती बड़ी अच्छी थी। मैंने बल्कि अपने स्कूल लेवल में ख़ताती में मुकाबला भी जीता था। एक सेकंड आया था, फर्स्ट नहीं था। तो एक अच्छा था वो, मेरा ख़ताती मेरी बहुत अच्छी थी। तो मैं लिख रहा था, मुझे देखा, कहते यार कितना पढ़े हो। मैं कहा जी बीकॉम।
बीकॉम किया हुआ, आगे क्यों नहीं पढ़ते? मैं हंस पड़ा, मुझे पता था आगे मैं पढ़ ही नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे कहा, अरशद साहब जो हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी को लंबा करे, उन पर अपनी रहमतें करे, वो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा आदमी था जिसने मुझे एक डाइवर्जन की तरफ लेके गया। सुपीरियर कॉलेज नया नया बना था, MBA के लिए वहाँ पे दाखिला लिया मैंने उनके तवज्जुह से। उन्होंने मुझे 50% ऑफ करवाया फ़ीस में से, और बाकी फ़ीस का भी उन्होंने कहा कि तुम जिस तरह ईजी हो पे करते जाना। घर बात हुई, जहाँ क्लिनिक में था उनसे मैंने बात की कि मैं अब नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है, तुम अच्छे जा रहे हो, पढ़ने के लिए जा रहे हो। पहले सेमेस्टर की फ़ीस उन्होंने दी थी, मेरे डॉक्टर साहब ने, कि तुम ये जाओ, पढ़ने जा रहे हो, तुम पढ़ो। खैर जी, मैं वहाँ से MBA शुरू किया। तो अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को जन्नत में जगह दे, उन्होंने बहुत एफ़र्ट की मुझे पढ़ाने के लिए। मेरी वालदा की बहुत एफ़र्ट्स हैं। मेरी वालदा सिलाई करती थी। ये ऐसी बातें हैं कि छुपानी नहीं चाहिए। मेरी वालदा ने बहुत, नहीं कि मैं BCom में भी इवन ना जो फीसिस थी वो मेरी वालदा देती थी मेहनत से, अबू भी डेफिनेटली दोनों करते थे। लेकिन जब वालदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घर के काम के अलावा मेहनत कर रही हैं तो वो नहीं भूलती हैं। तो वो भी काफ़ी उन्होंने साथ दिया और MBA में किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो MBA के दौरान ट्यूशन्स मेरी चलती रही थी। उसके बाद मैंने MBA के बाद मैंने अपनी एकेडमी शुरू की। तो एक मैं ज़रूर जिक्र करूँगा चौधरी अब्दुर्रहमान साहब का। अब तो माशाल्लाह अल्लाह तबारक ने उन्हें बहुत तरक्की दी है, वो अल्लाह पाक और उन्हें आगे लेके जाए। एक बड़े मोहब्बत करने वाले, बड़े शफीक इंसान हैं। मेरी एकेडमी का इफ्तिताह के लिए मैंने उनको बुलाया कि आप इफ्तिताह आप करें, आपके हाथों से मैं चाहता हूँ इफ्तिताह हो। तो बहर वो फिर साथ खड़े होके उन्होंने भी काटा, इस तरह इफ्तिताह हुआ। अभी एकेडमी को 3 या 4 महीने हुए होंगे कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई, हार्ट अटैक से, सडन डेथ थी। अभी वो ब्रेक इवन पे भी नहीं पहुंची थी एकेडमी, स्ट्रगलिंग फेज पे थे हम लोग अभी। तो फिर उसके बाद जी अब मैं घर आ गया। अच्छा, संडे को अखबार लगवाया फिर घर में। मैंने अखबार में जॉब्स को मार्क किया जो मैं समझता था कि एज एन MBA मैं कर सकता हूँ या मेरे मुताबिक हैं। ऑलमोस्ट 100 के करीब जॉब्स जो है ना वो मैंने वो अपने नोट की, एक डायरी रखी पास। भाई से कहा जी बाइक मुझे दे, मैंने इंटरव्यूज़ देने हैं। अब्बू की डेथ को अभी हफ्ता भी नहीं था हुआ। मुझे अभी तक याद है कि मैं रास्ते में रोता हुआ जाता होता था। खुद पे तरस नहीं खाना चाहिए। मैं खुद पे तरस खाता था बहुत ज़्यादा कि पता नहीं क्या हो गया। रब आपको दुनिया में भेजता है, एक वक्त आता है कि आपने ख़ुद एक मुकम्मल तवाना इंसान बनना होता है, फैमिली का सरबराह बनना होता है। सारी ज़िंदगी आप शेल्टर तले रहेंगे, आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। मेरे बाप का शेल्टर ज़रूर था, मेहनत मैंने बहुत की थी, लेकिन अब्बू के जाने के बाद मैं बहुत फ़ील करता था कि अब कुछ नहीं रहा हमारे पास, हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए। मैंने हर उस जगह पे अप्लाई किया जहाँ पे मुझे लगता था कि ये मेरे लिए नहीं है जॉब, या इन्हें लम्स का MBA मांगा हुआ है, मुझे जॉब नहीं मिली। मैंने वहाँ भी किया, मैं हर जगह पे गया, मुझे जॉब मिली। खैर, सिटी बैंक में जॉब मिली, उसके जो है ना लीगल एंड रिकवरी यूनिट में। तो मुझे याद है जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे हमारे जो बॉस थे उन्होंने वेलकम किया। नदीम अब्बास साहब जो है ना मेरे सीनियर सुपरवाइज़र थे, तो वो उनके साथ बड़ी अच्छी मेरी दोस्ती हो गई। हमने काम शुरू किया। अभी हार्डली कोई 4-5 महीने हुए होंगे कि मेरे एक दोस्त ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी बनाई थी। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उस एजेंसी को आके एज ए डायरेक्टर चलाऊँ, डायरेक्टर मार्केटिंग की टीम को लीड करूँ और हम इसको चलाएँ। खैर, वो मुझे लगा कि वो बेहतर कह रहा है, मैंने रिज़ाइन कर दिया। मुझे अब तक याद है मेरे बॉस ने कहा था कि लोग बैंक की जॉब के लिए तरसते हैं और तुम रिज़ाइन करके जा रहे हो। तो मैंने कहा नहीं सर, मेरे बेसिकली जो पैशन है वो मार्केटिंग है, तो मुझे अपनी जो है ना वो पैशन को पूरा करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे जाने दें। पैसा बंदा कमा ही लेता है, लेकिन उसमें अगर आप इंजॉय करके कमाएं तो मेरे ख्याल में कि आप बोर नहीं होते लाइफ में कभी। मैं आ गया इधर, एजेंसी बनी, एक अच्छे लेवल पे काम शुरू हुआ, 1-2 अच्छे क्लाइंट्स भी थे, लेकिन वो ज़्यादा देर चल नहीं सकी। पार्टनर्स के इश्यूज़ होते हैं, उन इश्यूज़ की वजह से वो कंपनी 1 साल के अंदर ही ना वो बंद हो गई। उसके बाद मैं दोबारा जो है वो ज़ीरो पे आ गया। फिर एक हमारे एक केबल नेटवर्क है, उसमें मुझे ऑफ़र हुई एज ए डायरेक्टर मार्केटिंग। मैं वहाँ पे चला गया, वहाँ पे मैंने काम किया, एक अच्छा आगाज़ मिल गया, वहाँ से क्लाइंट्स आने शुरू हो गए, काम ठीक था। मैं काम लेने के लिए सुपीरियर में गया, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब बैठे हुए थे अपने ऑफिस में। चूँकि मैं उनका स्टूडेंट था, मुझे उन्होंने बुला लिया अंदर। मैंने लैपटॉप खोला, मैं उनको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि सर ये साइट्स हैं, ये यहाँ पे आपका स्टूडेंट है। तो मुझे अब तक याद है उन्होंने ऐसे लैपटॉप पकड़ा, ऐसे बंद किया,
उन्होंने कहा छोड़ो सारे काम, बताओ मेरे पास कब आना है जॉब के लिए। मैंने कहा सर जब आप हुक्म करें, क्योंकि मेरे पास कोई लफ्ज़ ही नहीं था, मैं इसके अलावा क्या कहता हूँ उनको। उन्होंने मुझे HR में भेजा कि जाओ उनसे मिलो, आप देखें मामला तय करो, समझ आता है तो आप ज्वाइन करो। खैर वो समझ आने वाली कोई बात नहीं थी, मैंने ज्वाइन कर लिया। मैं उस ग्रुप में रहा, उसके बाद 7 साल रहा अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी अब्दुर्रहमान साहब और चौधरी अब्दुल खालिक साहब जो कि फ़ाइनांस के गुरु भी हैं और हकीकी मानों में मेरे उस्ताद भी हैं, उनके साथ टाइम गुजारा, मैंने बहुत कुछ सीखा। जितनी स्किल्स मैनेजरियल स्किल्स हैं, फाइनेंशियल स्किल्स हैं, वो मैंने उन्हीं से ली हैं। मैं आज भी उनकी बहुत कदर करता हूँ। 2012 में जब मैंने अपना सेटअप बनाया, 2012 तक मैं रहा उनके साथ। मैंने नई बात को लॉन्च करवाया, नई बात कराची की लॉन्चिंग के बाद फिर मैंने अपना माजरत करके अपना काम शुरू किया। बहुत सपोर्ट रही उनकी, हर तरह से सपोर्ट, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ फादर, उन्होंने हर तरह सपोर्ट किया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह सर 2012 में फिर सेटअप स्टार्ट किया, अल्लाह ताला ने अपना जो है करम किया, तो 2015-16 तक हम बहुत अरूज पे चले गए कि हमारी कंपनी के एसेट्स भी जो थे वो मिलियंस में थे। मुझे अब तक याद है कि 100 मिलियन के एसेट्स थे हमारी कंपनी के तकरीबन। तो सब कुछ ठीक था, बस फिर एक वो डिक्लाइनिंग फेज़ आना होता है लाइफ में कभी। मुझे जो है ना कराची में सेटअप बनाया था हम लोगों ने, वहाँ प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, लेबर के साथ काफ़ी टेंशन्स रहती थी मेरी वैसे भी, और मैं बहुत ज़्यादा ना वो डिप्रेस हो जाता हूँ टेंशन में। अब तो खैर मैंने बहुत चेंज किया अपने आप को। मुझे होता था मैं फील कर जाता, कोई काम लेट हो रहा है मुझसे बर्दाश्त नहीं था होता। हालांकि काफ़ी ट्रेनिंग्स भी की, जो हिसाब से भी काफ़ी जो है ना टिप्स मिलती रहती थी कि स्ट्रेस में कैसे आपने जो है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके मुताबिक जो है ना काम करना चाहिए। लेकिन वक्त लगता है। बहरहाल मुझे हार्ट अटैक हो गया इस दौरान ही। हार्ट अटैक के बाद मुझे लगा कि जैसे ना अब ख़त्म हो गया सब कुछ, और अब जो है ना अगर मैंने ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा भागा भूगा तो मैं मर जाऊँगा। वो एक अजीब सी वो कैफियत थी जो 1 साल तक रही मेरे ऊपर। उस 1 साल में मैंने अपने नंबर्स बंद करके घर में टाइम गुजारा, और जो स्टाफ था वो उस स्टाफ जो अवेलेबल था उनकी तनख्वाहें इस तरह होती थी कि एक बंदा ऑफिस में बैठता था, वो जो काम करता था वो पैसे मेरे पास आते थे, पैसे मैं उनको स्टाफ को तनख्वाहें दे देता था, उसके अपने पैसे भी गुजारे के निकाल लेता था। आहिस्ता 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 स्टाफ भी छोड़ता गया, सारा मशीनें भी नकारा हो गई, हम ज़ीरो पे आ गए तकरीबन। फिर वो जगह भी खाली की हमने, और सामान उठा के एक दोस्त की फैक्ट्री में रखवा दिया सारा अपना। उसने कहा जी कि 2 महीने मुझे 2 मैं इसको सेल कर लूँगा और मैं आपको इसका रेंट भी पे कर दूँगा। खैर जी वही मेरा दोस्त फिर मेरे घर आया, मुझे कहता है यार तू क्या कर रहा है अपनी लाइफ के साथ, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। ये एक हार्ट अटैक के बाद तो इतना डिप्रेस होकर घर ही बैठ गया सब कुछ छोड़ के, तो वापस आ दोबारा काम कर। जी 2017 में मेरे ख्याल में हाँ जी दोबारा शुरू किया काम अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद कोविड ना आता अगर तो बहुत अच्छा था। ये कोविड की वजह से दोबारा काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हैं, लेकिन हमने जो है ना एक सिस्टम ऐसा बना लिया हुआ था। जो घर का किचन है उसके लिए मैंने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई है छोटी मोटी, वहाँ से मेरा किचन चल रहा है, किचन कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ, और वो जहाँ इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ से पैसे भी मंथली अच्छे आ जाते हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं हुई कभी। तो इस काम के हवाले से ये है कि हमने जो स्टाफ था मेरे पास तकरीबन था कोई 50+, अब हमने कर दिया कोई 9 to 10 लोग हमारे पास हैं जो सैलरी पे रोल पे हैं। बाकी हमारे पास होते हैं, जॉब आती है वो करवाते हैं, तो बाकी चले जाते हैं इस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ठीक है, लेकिन ये कोविड की वजह से हालात काफ़ी ख़राब हैं। स्पेशली एडवर्टाइजिंग की फील्ड को काफ़ी धचका लगा है। लोगों ने इसके ही बजट जो है स्क्वीज़ करके कम कर दिए या कहीं और लगा दिए हैं। सर अभी यंगस्टर सोचते हैं कि सक्सेस बड़े सारे लोगों का एक होता है कि हमें रातों रात कामयाबी मिल जाए, उनके लिए कोई अपनी लाइफ से एक आध मिनट का एक मोटिवेशनल पैगाम? यही कहूँगा देयर इज़ नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्किंग। ये जो होता है ना कि ओवर द नाइट आप अमीर आदमी बन जाएं, ये कभी कभी होता है, किसी किसी के साथ होता है, हर एक के लिए नहीं है। लेकिन मेहनत जो है ना वो क्या कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आपको 3 स्किल्स चाहिए होती हैं। एक होती है हार्ड वर्किंग, एक होती है ऑनेस्टी, तीसरी होती है स्किल, उस काम को करने की स्किल। और कहा जाता है कि जो हार्ड वर्किंग है ये 50% है, और जो 30% है ये ऑनेस्टी है, 20% आपकी स्किल्स है। आप कोई भी काम शुरू करते हैं हार्ड वर्किंग और ऑनेस्टी के साथ, आप 80% कामयाब हैं। आप ये देखें,
स्किल्स नहीं है आपके पास, आप कामयाब हैं। स्किल्स तो वक्त के साथ आ जाती है। ये दो चीज़ें हर एक के अंदर हैं, हर कोई डेडिकेशन के साथ ये काम कर सकता है। तो मशवरा मेरा यही होगा कि शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं, मेहनत करें। हर एक की लाइफ में अल्लाह ताला ने अरूज और ज़वाल दोनों लिखे हुए हैं। अभी मुझे नहीं पता कि मैंने अपना अरूज देख लिया है या आगे देखना है, या ज़वाल देख लिया या मज़ीद देखना है, ये अल्लाह को बेहतर पता है। लेकिन हम एक अच्छी होप के साथ, मेहनत के साथ अपना काम कर रहे हैं। रिज़्क़ मिन जानिब अल्लाह है, रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ने देना ही देना है। और कहा जाता है रिज़्क़ आपको ऐसे ढूंढता है जैसे मौत। तो रिज़्क़ की परेशानी नहीं लेनी चाहिए। और शॉर्टकट्स अक्सर जो हैं बेसिकली वो गलत रास्ते ही होते हैं। अमीर होने के लिए गलत रास्ते अडॉप्ट करते हैं, उससे बचना चाहिए। अल्टीमेटली पूरी फैमिली सफ़र करती है। मैंने बहुत सी एग्जांपल्स हैं मेरे सामने, शॉर्टकट्स लिए बहुत ऊपर चले गए, बहुत नीचे आ गए, लिटिगेशन में चले गए, प्रॉब्लम्स आ गई। काफ़ी ऐसी एग्जांपल्स हैं, वो ज़रा मैं कोट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन शॉर्टकट्स कभी भी अच्छे नहीं होते। मेहनत से जो आपने मकाम पाया हो वो आप खोते खोते भी, जैसे बिल गेट्स से किसी ने पूछा था कि आपने जो ये दौलत हासिल की है कितना अरसा लगा आपको, आई थिंक उसने अरसा बताया कि 40 ईयर्स शायद। तो उसने कहा जी कि अगर आपके पास सब कुछ चला जाए दोबारा कितनी देर में हासिल करेंगे? तो उसने कहा जी कि 10 ईयर्स मैक्सिमम। उसकी वजह यह है कि अब उसको सारी बातें पता हैं, कहाँ पे एफर्ट करनी है। हम सारी ज़िंदगी ना उन जगहों पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं होते हमारे लिए, या जिन पे हम काम करना नहीं चाहते। बड़ी देर बाद समझ आती है कि यार हमें इस फील्ड में काम करना चाहिए था, ये मेरे लिए अच्छी थी, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। ये बात समझने में बहुत देर लग जाती है इंसान को। सर लाइफ का कोई ऐसा वाक़या जिसे आज भी सोचते हैं तो बड़ी खुशी होती है, कि जिसे बड़ा इंजॉयफुल वाला मोमेंट, कोई ऐसा वाक़या शेयर कीजिएगा हमारे साथ। 2007 की बात है, मैंने गाड़ी ली थी, मेहरान गाड़ी, मेरी पहली गाड़ी थी लाइफ की। तो मैं गाड़ी लेके आया घर। अब मैंने घर नहीं बताया हुआ था कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ। तो मैं घर आया तो मैंने अपनी वाइफ से कहा, अपनी मदर से कहा कि बाहर आए, एक चीज़ दिखानी है। हमारा घर, गाड़ी गली में खड़ी होती थी, घर छोटा था, अंदर गाड़ी नहीं आती थी उधर, तो गाड़ी गली में खड़ी होती थी। मैं उनको बाहर लेकर आया, तो गाड़ी के पास जाके मैंने गाड़ी खोली। मैं अम्मी को कहा, मैं अम्मी आप बैठे। तो वो अम्मी ने मुझे गले लगाया और जिस तरह रोई, मैं भी बहुत रोया। गली में ही हम लोग ना, हमारी गली के काफ़ी लोग थे, मुबारकबाद दी उन्होंने। सब जानते हैं कि हम किस तरह स्ट्रगल करके इस तरह। तो मेरे लिए वो बड़ा एक यूनिक वो मोमेंट था। मैं कभी नहीं भुला सका अपनी वालदा की उस कामयाबी को, अपनी को, जिस तरह उन्होंने खुशी से। मेरे वालिद साहब नहीं थे उस वक़्त, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। तो उनकी भी दुआओं की वजह से मैं यहाँ पे पहुँचा था। तो वो पहली गाड़ी जो मैंने लेके आया था, और जो रिएक्शन था घर वालों का, ना सिर्फ घर वालों का बल्कि इर्द गिर्द जितने भी लोग थे मेरे जानने वाले, उनका। उसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, लेकिन वो जो गाड़ी थी उसका मज़ा भी और था, और उसकी जो इन्होंने खुशी मनाई थी वो भी और थी। वो मैं नहीं भूल सका आज तक। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी डिटेल से चीज़ें आपने शेयर की। उम्मीद करता हूँ देखने वालों को बड़ा कुछ सीखने को मिला होगा। तो व्यूवर्स आज मौजूद थे हाफिज़ अब्दुर्रहमान साहब के पास। तो आपने इनकी लाइफ के ऊपर सारी गुफ्तगू सुनी, किस तरह से 800 रुपये की नौकरी से शुरू हुए, कंपनी स्टैंड की, 10 करोड़ तक का एसेट्स बना, वो सारे ख़त्म हो गए, फिर ज़ीरो से शुरू किया। तो लाइफ चलती रहती है। जैसे अभी इन्होंने अपनी कोटेशन भी बोली है, मेरी कोशिश है कि दोबारा वो कोटेशन के मुझसे दोबारा सुने और अपने इंटरव्यू का एंड करें। सर वो कोटेशन रिपीट कर दीजिएगा। मेक एन एफर्ट नॉट एक्सक्यूज़। जी, मेक एन एफर्ट नॉट एक्सक्यूज़। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, कोशिश करें इसको शेयर करें। हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी इनकी एक बात से बदल सके, वो भी जैसे इनको एक कोटेशन मिली, इनकी लाइफ बदल गई। हो सकता है कि इनकी कोई एक बात किसी को लगे तो इनकी लाइफ बदल जाए। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपकी सराउंडिंग में कोई इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो, किसी तरह का कोई टैलेंट मौजूद है, तो उसके बारे में हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।